Welcome students, this is your 6th lecture of surface chemistry and हम जो पढ़ रहे थे लास्ट अपने लेक्चर में वो हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। और क्लासिफिकेशन हमने दो तरह से हम पढ़ चुके थे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, जिसमें मैंने आपको लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड्स के बारे में बता दिया है। ठीक है, अब थर्ड क्लासिफिकेशन आज हम इसकी पढ़ेंगे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। अब पार्टिकल्स जो हैं डिस्पर्स्ड फेज के, इसके ऊपर बेस्ड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, कोलाइडल सोल्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अब कोलाइडल सोल्स जो हैं, इसकी जो थर्ड टाइप्स है, इसकी टाइप्स जो हैं दैट इज 3। फर्स्ट टाइप इज योर multi-molecular colloids. Okay. Second type is your macromolecular colloids. And third one is associated. ये तीन जो टाइप्स हैं कोलाइड्स की, ये डिपेंड कर रही हैं ऑन द टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। यानी यहाँ पे हमने पार्टिकल के साइज को देख के देखा जाए तो ये तीनों ही टाइप्स जो हैं ये डिपेंड करेंगी किसके ऊपर? पार्टिकल साइज के ऊपर। जो हमारा पार्टिकल साइज था कोलाइड्स का वो क्या था? 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक जितने भी पार्टिकल्स एग्जिस्ट करेंगे दे कम इन द रेंज ऑफ कोलाइडल सोल्स। ठीक है, तो ये जो टाइप है कोलाइडल सोल्स की, ये डिपेंड करेगी अपॉन द टाइप ऑफ द पार्टिकल साइज। सो जिसमें फर्स्ट टाइप हम डिस्कस करेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। सो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स में क्या है, जैसे बहुत सारे कोलाइड्स हैं लेकिन उनका जो साइज है वो छोटा है, मतलब उनका जो पार्टिकल का साइज है वो इस रेंज में नहीं आ रहा है। सपोज 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर जो रेंज बताई है कोलाइड की, अगर वहां पे कोलाइड्स के जो पार्टिकल्स हैं, डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं, उनका रेंज इस रेंज के बीच में नहीं फॉल कर रहा है, इन दैट वेरी केस क्या होता है, ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में जुड़ के मल्टी मॉलिक्यूलर बना देते हैं। मल्टी, जैसे इसने बोल दिया है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, मतलब छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ के एक बड़े मॉलिक्यूल्स का बढ़ना, मल्टी मॉलिक्यूलर बनना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का बढ़ना। और वो जो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स बने उसी से जो बनाया गया सोल होगा, दैट इज अवर मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे, इन दिस टाइप द पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ एन एग्रीगेट ऑफ एटम्स। एग्रीगेट भी वही होता है, जुड़ना। एटम्स ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का एग्रीगेशन होना विद मॉलिक्यूलर साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, जिनका मॉलिक्यूलर साइज जो था वो कोलाइडल रेंज से भी छोटा था, 1 नैनोमीटर से भी कम था। वो आपस में एग्रीगेट हुए, आपस में कंबाइंड हुए टू फॉर्म स्पीशीज हैविंग साइज इन द कोलाइडल रेंज, और वो उस रेंज में आ गए जो हमारी कोलाइडल रेंज थी, जिससे हमारा क्या बन गया? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। सो द स्पीशीज दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। तो इस टाइप की स्पीशीज जो हैं इन्हीं को हम बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। ठीक है, जैसे स्टार्च की सबसे बड़ी एग्जांपल इसमें, जैसे स्टार्च ही ले लो आप, स्टार्च में भी यही है। स्टार्च नहीं आप कह सकते, जैसे सोल्स ऑफ गोल्ड एटम्स। गोल्ड एटम्स में भी क्या है, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूलर साइज जिनका लेस देन 1 नैनोमीटर है, ये आपस में एग्रीगेट होके कोलाइडल रेंज में आते हैं और मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है हमारी, उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप हम ले रहे हैं वो है मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स में क्या है, इसमें जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑलरेडी मैक्रो के साइज के हैं, मींस वो ऑलरेडी इस पार्टिकल साइज के अंदर ही फॉल करते हैं, 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के अंदर ही आते हैं। जैसे हमने मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स में देखा कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स थे वो कोलाइड्स की रेंज में नहीं थे, तो वहां पे एग्रीगेशन हुई मॉलिक्यूल्स की।
लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल में क्या है कि इसमें हम ऐसे कोलाइड्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमारे मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ मैक्रो, वो आगे ही बड़े हैं, मैक्रो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, बिगर फॉर्म में है, मींस इन द रेंज, कोलाइडल रेंज में है वो। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो ऑलरेडी कोलाइडल रेंज में हैं, उनको जब हम डिसॉल्व करेंगे किसी भी सूटेबल लिक्विड्स में, they will form the colloidal soles. When certain substance having big size molecules called macromolecules having large molecular mass are dissolved in a suitable liquid, जो ऑलरेडी बड़े बड़े साइजेस के मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, उनको जब हम किसी सूटेबल लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, दे फॉर्म ए सोल्यूशन इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस, दैट मीन्स डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैविंग साइज इन द कोलाइडल रेंज, वो इस तरह का सोल बनाएंगे जिसमें कि हमारे पार्टिकल्स जो हैं डिस्पर्स फेज के वो कोलाइडल रेंज के होंगे। तो सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स। इसकी एग्जांपल्स में जैसे नेचुरल और सिंथेटिक करके दोनों डिफरेंस करके मैंने बताया है। नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे आप पढ़ चुके हो, स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन्स, ये सब नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। और सिंथेटिक यानी मैन मेड में आप ले सकते हो, पॉलीथीन है, नाइलॉन है, रबर है, ये सब एग्जांपल्स हैं मैन मेड मैक्रोमोलिक्यूल्स की। थर्ड टाइप जो है हमारी, दैट इज एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप इन कोलाइड्स। एसोसिएटेड में क्या है, इसको हम दो डिफरेंट तरीके से समझ जाते हैं, एक लो कंसंट्रेशन और एक हाई कंसंट्रेशन पे। एसोसिएटेड कोलाइड्स भी ऐसे कोलाइड्स हैं जिनमें एग्रीगेशन होती है, जहां भी एग्रीगेशन होगी मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, देयर अगेन जैसे हमने मल्टी मॉलिक्यूलर में पढ़ा, एग्रीगेशन हुई मॉलिक्यूल की, यहां भी मॉलिक्यूल एग्रीगेट्स होंगे। लेकिन होता क्या है, अगर यहाँ पे हम लो कंसंट्रेशन पे देखें तो एसोसिएटेड कोलाइड्स जो होंगे दे विल बिहेव लाइक ट्रू सॉल्यूशंस, वो ट्रू सॉल्यूशंस की तरह ही बिहेव करेंगे, वो कोलाइड्स नहीं होंगे। दे डोंट बिहेव लाइक कोलाइड्स, दे बिहेव लाइक ट्रू सॉल्यूशंस व्हेन द कंसंट्रेशन इज लो। लेकिन जब हम कंसंट्रेशन को हाई करेंगे तब ये हमें एसोसिएटेड कोलाइड्स की फॉर्म में हमें मिलेंगे। वही मैंने यहाँ लिखा है, these are the colloidal solutions where at low concentration they behave as strong electrolytes. Strong electrolytes means like sodium chloride in water, like your true solutions. But at higher concentration behave as colloidal behavior ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन में वो एग्रीगेट्स होते हैं। द एग्रीगेटेड पार्टिकल्स, अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ोगे कि जो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स हैं, जो यहाँ पर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में एग्रीगेट हुए, उन्होंने एग्रीगेशन के बाद क्या बनाए, मीजल्स। इसको यहाँ पे हम नई टर्म यहाँ पे एक पढ़ रहे हैं, मीजल्स। मीजल्स या इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड्स भी कहते हैं, या इसको माइजल्स भी कहते हैं, या एसोसिएटेड कोलाइड्स भी कहते हैं, ठीक है। सो दीज आर आल्सो कॉल्ड एज एसोसिएटेड कोलाइड्स आर माइजल्स। बट ये दीज माइजल्स आर फॉर्म्ड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये माइजल्स जो हैं ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बनते हैं। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर का यहाँ नाम है क्राफ्ट टेम्परेचर, उसको हम क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं, और जिसको हम डिनोट करते हैं TK से। और इसकी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है, उसी खास कंसंट्रेशन पे ही ये माइजल्स जो हैं ये बनते हैं। उस कंसंट्रेशन का नाम है क्रिटिकल, उस कंसंट्रेशन का नाम है क्रिटिकल माइजल्स कंसंट्रेशन। सो क्या बताया मैंने आपको कि the formation of measles that takes place only above particular temperature called as Kraft temperature, it is denoted by TK, and the formation of measles takes place only above particular temperature and concentration called as critical measles concentration. These colloids revert back to individual ions, जैसे सोप की एग्जांपल्स दे रहे हैं ये वाटर में। So this is all about associated। सो नेक्स्ट जो इसके बाद, हाँ, एसोसिएटेड कोलाइड्स के बाद जब हमने माइजल्स देखे तो अब हम इसका मैकेनिज्म भी समझेंगे कि मैकेनिज्म क्या है इस माइजल फॉर्मेशन का। अब इसके लिए, इसका मैकेनिज्म समझने के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं सोप की, ठीक है। सोप क्या है, बेसिकली सोप क्या है, सोप क्या होता है, सोप या डिटर्जेंट, दीज आर सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सोप है क्या। सो दीज आर द सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। सोडियम
थोड़े नॉर्मल सोप्स में, और पोटाशियम थोड़े अच्छे जो ब्रांडेड सोप्स हैं उनमें पोटाशियम प्रेजेंट होता है, कॉस्टली सोप्स में, और ज़्यादातर सोडियम। ओके, सो फॉर्मूला जो है दैट इज RCOOH। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसिड्स, ठीक है। और यही एसिड जो है, इसी में जब सोडियम या पोटाशियम लगा होगा, सो दिस इज द सोडियम साल्ट ऑफ एसिड और पोटाशियम साल्ट ऑफ एसिड। तो इसी में क्या है, जब सोप इज ए सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स एंड मे बी रिप्रेजेंटेड एज RCONA व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर। और जब इस RCOONA इसको जब हम डिजोल्व करेंगे वाटर में, इट विल गेट डिसोशिएटेड। तो क्या होगा, ये जो सोडियम साल्ट ऑफ एसिड है ये डिसोशिएट होगा, ये ब्रेक होगा आयंस में, ये बनाएगा RCO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव आयन। तो ये जो दो आयंस इसने बनाए, ये जो दो आयंस हैं, इसमें ये जो RCO नेगेटिव है हमारा, इसका भी फर्दर आगे दो पार्ट्स हैं। It will also further divided into two parts. That is, one is polar end. इसमें एक इसका पोलर एंड होगा और एक इसका नॉन पोलर एंड होगा, ठीक है। पोलर एंड इसमें कौन सा है, CO नेगेटिव एंड, दिस इज द पोलर एंड, ठीक है। और R पार्ट जो है, जितना भी R पार्ट है, हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है इसका, वो नॉन पोलर होगा, ठीक। यही मैंने लिखा है यहाँ पे, that in water it dissociates to form two ions, RCO negative. This is the formula of acid RCOH, जिसको हमने H को रिप्लेस करके सोडियम या फिर पोटाशियम भी लगा सकते हो आप सोप के लिए। तो RCO नेगेटिव फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नॉन पोलर। नॉन पोलर को हम क्या कहते हैं, ये पढ़ चुके हो आप, हाइड्रोफोबिक, और पोलर पार्ट को आप क्या बोलते हो, हाइड्रोफिलिक। सो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है दैट इज द टेल पार्ट, जो आपका R एंड है, और जो पोलर पार्ट है दैट इज द हेड पार्ट, ठीक है, दैट इज द CO नेगेटिव पार्ट। होता क्या है बेसिकली, जब हम वाटर में सोप या डिटर्जेंट को डिसॉल्व करते हैं, ये हमने पानी लिया, इसमें हमने सोप डाला या डिटर्जेंट डाला, तो इसमें क्या होता है, ये CO नेगेटिव एंड जो है ये हमारा, क्योंकि CO नेगेटिव पार्ट को हम क्या लिख रहे हैं, पोलर पार्ट, दिस इज अ पोलर एंड R एंड क्या लिख रहे हैं हम, नॉन पोलर, जो वाटर से हेट करेगा, ठीक है, ये बाहर रहेगा, नॉन पोलर एंड जो है वो बाहर रहेगा, और पोलर पार्ट जो है वो आपका पानी में डिसॉल्व होगा, ठीक है। इस तरह से ये बनते हैं, इसी को हम बोलते हैं, ये आपने वाटर ले लिया और ये आपने इसमें क्या डाल दिया, स्टीरेट आयन। स्टीरेट आयन क्या, किसको हम बोलते हैं, सोप के लिए, ठीक है। तो सोप जब आपने डाला तो उसका पोलर एंड जो है वो पानी में है, और नॉन पोलर एंड जो है वो बाहर प्रेजेंट है। R पार्ट जो हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो पानी के बाहर है। तो ये हुए मिजल्स। ये मिजल्स यहाँ पे जो बने आपके, ये बन रहे हैं एट लो कंसंट्रेशन पे। लो कंसंट्रेशन पे अभी ये सरफेस पे ही होंगे, ठीक है। जैसे ही पानी आप ज्यादा डालोगे, जब आप कंसंट्रेशन को हाई करते हो, हाई कंसंट्रेशन पे क्या होगा, ये स्फेरिकल फॉर्म में आ जाएंगे, ये माइजल्स आपके स्फेरिकल फॉर्म में आ जाएंगे। स्फेरिकल फॉर्म में आने के बाद ये इस तरह से आ जाएंगे आपके, R पार्ट अंदर आ जाएगा और नेगेटिव CO नेगेटिव पार्ट आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आ जाएंगे, ये स्फेरिकल शेप ले लेंगे। ये डायग्राम आपको पेपर में बनानी है, जब आपको क्लिनजिंग एक्शन पूछा जाए या मैकेनिज्म पूछा जाए माइजल्स का, तो ये डायग्राम आपने बनानी है। तो यही मैकेनिज्म हम आगे भी समझेंगे, जब हम क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ेंगे उसमें भी हम यही पढ़ेंगे। So students, these ions do not remain on the surface but are quite pulled into the bulk of the solution in case of higher concentration. जब भी concentration बढ़ेगी तो ये ions surface पे नहीं रहेंगे, ये कहाँ जाएंगे, pulled हो जाएंगे into the bulk of the solution, के अंदर bulk में जाएंगे। As a result, at higher concentration, RCO negative ions forms an aggregate of spherical shape, वो spherical shape में आ जाएंगे। जिस तरह से मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया, ये स्फेरिकल शेप में CO नेगेटिव पार्ट आपका पूरा स्फेयर शेप ले लेगा, और R पार्ट जो है वो आपका अंदर आ जाएगा, ठीक है। RCO negative ions forms an aggregate of spherical shape with their hydrocarbon chain, which is represented by this wavy line, points towards the center, and CO negative part represented by small circles outside on the sphere. ये CO negative पार्ट जो है ये आउटसाइड स्फेयर पार्ट ले रहा है, और R पार्ट जो है वो इनसाइड दिस वेवी पार्ट ले रहा है, ठीक है। सो CO negative part represented by small circle outside on the surface. So an aggregate, this aggregate thus formed are known as ionic missile. So ये हुआ हमारा
मैकेनिज्म। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में आपने क्या पढ़ना है, आपने पढ़ना है कि जो आप कपड़ों को क्लीन करते हो, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, जो आप कपड़े धोते हो घरों में, उसमें क्या मैकेनिज्म है, उसमें क्या केमिस्ट्री है, वो आपने यहाँ पे समझना है। जैसे आपके पास कोई क्लॉथ है, उसके ऊपर कोई ऑयल है, ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि क्लॉथ्स में जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स या और कोई गंदगी होती है वो आप जब पानी में डिज़ोल्व करते हो तो वो पानी में ही डालने से कपड़ा आपका काफ़ी हद तक साफ़ हो जाता है। लेकिन जो आपकी मेन जो गंदगी है कपड़े पे वो है ऑयल। जैसे अगर कॉलर वाला पार्ट ले लें या और बाजू वाला पार्ट ले लें तो उसमें क्या होता है, बॉडी की जो स्टिकी जो ऑयल है वो कपड़े के साथ स्टिक कर जाता है और वही हमने बेसिकली क्लीन करना होता है, ठीक है। और उसी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सोप्स या डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सोप क्या है। सोप बेसिकली क्या है, दिस इज द सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। इसमें क्या है, अब एसिड्स का क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले आपको एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एसिड का फॉर्मूला है RCOH। इसी H की वजह यहाँ पे सोडियम या पोटाशियम आयन जब लग जाएगा तो ये बन जाएगा आपका RCOONA, ठीक है। ये जो आपका RCONA है, दिस नेगेटिव पार्ट एंड दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नोन एज सोडियम साल्ट। अगर पोटाशियम लग जाएगा तो ये बन जाएगा सोडियम या पोटाशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। अब ये जो RCO नेगेटिव है इसको भी फर्दर हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, एक इसका R पार्ट है, एक इसका CO नेगेटिव पार्ट है। जो R पार्ट है दिस इज योर हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये आपका नॉन पोलर पार्ट है, ठीक है। दिस इज योर नॉन पोलर पार्ट और जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट, जो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। CO नेगेटिव पार्ट जो है ये आपका क्या है, दिस इज योर पोलर एंड, ये आपका पोलर पार्ट है या फिर जिसको आप हाइड्रोफिलिक कहते हो, ठीक है। अब क्या होता है, मैकेनिज्म क्या है, ये आपका क्लॉथ है, इसके ऊपर कोई ऑयल है, तो क्या होता है इसमें जो आपका CO नेगेटिव पार्ट है वो आपका कहाँ रहेगा, वो आपका बाहर चला जाएगा। दिस इज द पोलर पार्ट। बाहर आपका क्या है, बाहर आपकी सरफेस पे बाहर क्या होगा, वाटर होगा, ये वाटर लविंग पार्ट है, ये सारा आपका बाहर चला जाएगा। और जो R पार्ट है ये किसको कवर करेगा, वो इस ऑयल को कवर कर लेगा, ठीक है। और जैसे जैसे जब तक पानी कम होगा तो ये आपका लोअर कंसंट्रेशन पे, जब आपकी सोप जो पानी में डिसॉल्व किया है उसकी कंसंट्रेशन कम होगी तब ये सरफेस पे रहेंगे। लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, मैंने आपको बताया, ये माइजल्स बना लेंगे, स्फेरिकल शेप में आ जाएंगे और ये इसको ऑयल को पुल्ड कर देंगे, ये पानी से इसको वॉश अवे कर देंगे और आपका जो क्लॉथ है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और ये गंदगी जितनी भी है साफ़ हो जाएगी। जैसे आप देखते हो काफ़ी देर अगर आप बकेट में कपड़ों को सोप या डिटर्जेंट में डिसॉल्व करके रखते हो, उसको डाल के रखते हो, तो थोड़ी देर के बाद आप देखते हो ऊपर वाइट लेयर बनना शुरू हो जाती है बकेट पे। तो वो जो वाइट लेयर है वो बेसिकली किसकी बनी, वो वाइट लेयर बनी बिकॉज ऑफ दिस मिजल्स। जो मिजल्स थे उन्होंने क्या किया, उस कपड़े के अंदर जितना भी ऑयल थी या डस्ट थी जो भी था वो उसने सारा साफ कर दिया और उसी की वजह से आपका कपड़ा जो है वो बिल्कुल साफ हो गया और ऊपर वो वाइट सरफेस आके बैठ जाती है। सो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब जैसे यहाँ लिखा है, सपोज सम ऑयल इज स्टिकिंग टू द क्लॉथ सरफेस, और ऑयल का फॉर्मूला यहाँ पे इसने लिखा है CH3CH2 होल 16। ये बेसिकली क्या है, दिस CH216 जो है दिस इज ऑल अबाउट द R पार्ट। और R पार्ट आपको पता है फैटी एसिड्स, ये अनसेचुरेटेड, ये लंबी चेन है। जैसे आप पॉलीमर्स या बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ोगे, लॉन्ग चेन्स जो हैं, हाइड्रोकार्बन लॉन्ग चेन्स जो हैं उन्हीं को हम बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम स्टेरेट। व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद soap solution, the stearate ions comes in contact in such a way that the hydrophobic part of the stearate ion, hydrophobic part क्या हो गया, R part हो गया इस stearate ion में,
आर इन द ऑयल, वही मैंने आपको समझाया कि जो आर पार्ट होगा वो ऑयल के अंदर चला जाएगा, और हाइड्रोफिलिक पार्ट आपका क्या है, CO नेगेटिव पार्ट, वो आपका कहाँ होगा, प्रोजेक्ट आउटसाइड दिस ग्रीस और ऑयल, ठीक है, और ड्रॉप। एज द हाइड्रोफिलिक पार्ट इज पोलर, आपको पता है हाइड्रोफिलिक पार्ट पोलर है, वाटर लविंग है, वो क्या करेगा, वो वाटर के साथ अट्रैक्ट होगा। द पोलर ग्रुप कैन इंटरैक्ट विद वाटर, द ऑयल ड्रॉपलेट्स सराउंडेड बाय स्टीरेट आयन इज नाउ पुल्ड इन वाटर, ठीक है। उसके बाद ये इसको धकेलेगा कहाँ, पानी में, एंड रिमूव्स फ्रॉम द डर्टी सरफेस, और इस ऑयल को इस डर्टी सरफेस से रिमूव करेगा ये ऑयल ड्रॉपलेट। एज द ऑयल ड्रॉपलेट्स आर पुल्ड इनटू द वाटर दे फॉर्म आयनिक मिजल्स विच इज वॉश्ड विद एक्सेस ऑफ वाटर। फिर जैसे आप एक्सेस में पानी को फेंकोगे तो ये जो आयनिक मिजल्स हैं ये वॉश्ड अवे हो जाएंगे, ठीक है, और आपका जो कपड़ा है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा। सो ये थी आपकी केमिस्ट्री, सोप्स और डिटर्जेंट्स का क्या है, किस तरह से ये हमारे क्लॉथ्स को वॉश करते हैं, इसमें क्या केमिस्ट्री है। ये बेसिकली आयनिक मेजल्स जो इसमें बनते हैं, ये इन्हीं की मैकेनिज्म की वजह से इसका क्लींजिंग एक्शन बनता है, और यही हमारा आज का टॉपिक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।